हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अंजलि में। कल जैसा कि आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया था कंपनी का शासन जो स्टार्ट होता है 1773 से 1858 तक। एक वीडियो में मैंने जितने भी उसके अंदर जितने भी अधिनियम आए हैं, जितने भी एक्ट आए हैं, सबको कवर किया है, सबको डिस्कस किया था किस एक्ट में क्या प्रावधान था। आज हम बात करेंगे ताज के शासन की, जो आपका स्टार्ट होता है 1858 से 1947 तक। तो देखते हुए चलना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अगर कहीं पे कोई कमी नज़र आ रही है तो वो भी मुझे बताएं साथ के साथ, सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पूरे ताज के शासन को कंप्लीट करेंगे, जितने भी उसके अंतर्गत एक्ट आए हैं, ठीक है, जितने भी प्रावधान आए हैं सबको समझेंगे। जो पॉइंट्स नोट करने के हैं आपको करना वही है, खाली वीडियो चला के मत बैठ जाना, एक कॉपी पेन लेके साथ में बैठो। अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा लगता है, नया पॉइंट लगता है, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगता है, तो उस पॉइंट को साथ के साथ अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम के टाइम पे कि आप ये 30-30 मिनट की फिर से वीडियो को रिवाइज़ करके देख सकते हो। इसलिए फ़ायदा यही होता है कि आप साथ के साथ अपनी नोट्स बनाओ। फर्स्ट टाइम में नहीं, आप एक बार वीडियो को ऐसे ही देख लो, उसके बाद आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया गया है। उसके बाद आप अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा गया। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था 1857 के विद्रोह के बारे में। सिपाही विद्रोह क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, ये मैं आपको कल की वीडियो में बता चुकी हूँ। 1857 के विद्रोह को नाम दिया गया भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। ये बात मैं आपको कल भी बता रही थी जब हमने 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ा था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से खदेड़ने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें चार्टर तो दिया था, लेकिन एक टाइम लिमिट नहीं दी थी कि आप तब तक राज करेंगे। 1853 के चार्टर एक्ट से पहले होता ही आ रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए एक चार्टर दिया जाता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। उसमें एक टाइम लिमिट रहती थी, लगभग 20-20 साल का वो बेसिकली चार्टर करता था। लेकिन इस बार 1853 के जो अधिनियम में उन्हें चार्टर दिया गया, उसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी। उसमें ऐसा था कि उनकी सिर्फ जब तक गुड बुक में हो, गुड बुक में तो नहीं कह सकते खैर, क्योंकि अगर गुड बुक में होते तो वो उन्हें भगाना ही क्यों चाहते। मतलब ये था कि जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यवसाय कर सकती है। जिस दिन भी वो बोल देगी कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो तो उन्हें यहाँ से निकलना होगा। तो 1858 के इस भारत शासन अधिनियम में यही हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ दिया भारत से, कि भाई अब तुम लोग जाओ, अब शासन करेंगे हम, तुमने जो कुछ करना था वो कर चुके हो। ठीक है, सो आगे पढ़ते हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम में विशेषताएं क्या थी। पहली विशेषता देखो, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कंपनी थी उसको हटा दिया गया, तो फिर तो सीधी सीधी सी बात है, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रूल तो कर रही थी ब्रिटिश महारानी, लेकिन उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ठेकेदार की तरह यहाँ पे भेज दिया था, एक व्यवसाय की तरह यहाँ पे भेज दिया था कि वो चाहें तो यहाँ पे आके व्यवसाय कर सकते हैं। तो जब उन्होंने उन व्यवसायियों को खदेड़ दिया तो बची महारानी विक्टोरिया, तो जो कंपनी का शासन था सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला गया। ठीक है, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वॉयसरॉय कर दिया गया। देखो ये 3 बातें आई हैं। पहली बात क्या आई थी, कौन से अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। कल पढ़ाया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, और बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन से एक्ट के तहत, वो बनाया था हमने 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, और वो बनने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के रख दिया गया है भारत का वॉयसरॉय, और इसको रखा गया है 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 3 बातें हैं, तीनों बातों को याद रखना, तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, और आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो। और बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो भारत के वॉयसरॉय बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इस अधिनियम ने नियंत्रक बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी थी। द्वैध शासन की व्यवस्था भी हमने पढ़ा था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत करी गई थी। क्योंकि देखो, उससे पहले हम पढ़ते आ रहे थे कि एक कंपनी की गवर्निंग बॉडी बनी थी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी। कल पढ़ा था हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या बताया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर होंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन होते थे, उसमें होता था ब्रिटिश क्राउन का लीडर। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आने वाली जो संस्था थी वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आने वाली जो संस्था थी वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये थी द्वैध शासन की शुरुआत। ये हुई थी, हमने पढ़ी थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, लेकिन 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगा दिया तो क्या मतलब रह जाता है उनके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम की संस्था को यहाँ पे रखने का। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अब भाई तुम लोग भागो, हमें कोई ये द्वैध प्रणाली लागू नहीं रखनी है, हमारी सिर्फ एक ही प्रणाली होगी जिसको हम अपने हिसाब से जो है यहाँ पे राज करेंगे। नेक्स्ट है, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। अतः सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। अब आप एक बात बताओ, लॉर्ड कैनिंग काम कर रहे हैं भारत में, एक आदमी, एक पर्सन ऐसा भी तो होना चाहिए जो इंग्लैंड में रिपोर्ट करता रहे टाइम टू टाइम कि भारत में क्या चल रहा है। लॉर्ड कैनिंग तो हर एक छोटी छोटी बात को लेके वहाँ पे जाएंगे नहीं, कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बात होती है तो लॉर्ड कैनिंग चलती है इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया के पास में कि चलो ये बात बता के आते हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक नए पद का सृजन किया गया जो मदद करेगा भारत के वॉयसराय की, उनकी बातों को वहाँ तक जो है महारानी विक्टोरिया तक पहुंचाएगा। तो इसलिए एक नए पद का सृजन किया गया और उसका नाम दिया गया भारत के राज्य सचिव। सो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन कौन से अधिनियम के तहत किया गया, तो कौन से अधिनियम के तहत किया गया ये आपको पता होना चाहिए। ये किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारतीय सचिव को बनाया गया। आप ही मान के चलो, हमने भारत का सचिव तो बना दिया, क्या अकेला एक सचिव काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसके काम को कि उसको थोड़ी सी सहूलियत रहे, उसकी हेल्प करने के लिए 15 सदस्यों की एक और समिति बनाई गई जो बेसिकली उसकी हेल्प करेगी। ठीक है, किसकी हेल्प करेगी? राज्य सचिव की हेल्प करेगी। ठीक है, भारत के सचिव की हेल्प करेगी। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। मतलब रूल्स तो पहले से वही चलते हुए आ रहे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू कर रखे थे, जो अब से पहले भारत में चलते हुए आ रहे थे, जिस हिसाब से राज कर रहे थे वही चल रहा था। सो जो बेसिकली इन्होंने चेंज किया है वो सिर्फ इन्हीं 2-3 चीज़ों में किया है कि एक तो इन्होंने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसरॉय कर दिया, उसके बाद जो द्वैध प्रणाली थी उसको खत्म कर दिया, उसके बाद एक नए पद का सृजन कर दिया, उसका नाम दे दिया इन्होंने भारत का राज्य सचिव। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषता। इसके तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। देखो, इससे पहले होता यह था कि भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। जो कुछ भी लागू करना होता था, जो कुछ भी कानून बनाने होते थे, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट आपस में साठ-गांठ करके बना लेती थी। भारतीयों से कोई भी पूछताछ नहीं होती थी, इवन उन्हें स्थान भी नहीं दिया जाता था कि वो आके अपनी कुछ पॉइंट्स रख सके। लेकिन जब से 1857 की क्रांति हुई उसके बाद से एक जो है अंग्रेजों का जीना मुश्किल सा हो रहा था भारत में, तो उन्होंने कोशिश की इस बात को ढूंढने की कि आखिर हमसे कमी क्या हुई जो इतनी बड़ी क्रांति हो गई, ऐसी क्या कमियां रही हमसे जिसकी वजह से भारतीयों ने इतनी हिम्मत दिखा दी। हालांकि उन्होंने 1857 की क्रांति को देखो विफल कर दिया था, लेकिन फिर भी उन पे इस बात का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था और उन्होंने जब इस बात को खंगालने की कोशिश की कि आखिरकार हमारी कमियां क्या रही, तो एक एक कमी को जब उन्होंने बारीकी से देखा तो उन्होंने पाया कि बहुत सारी कमी रही हैं। जैसे कि अगर डलहौजी अपने हड़प नीति के सिद्धांत को इतनी रूडली इम्प्लीमेंट ना करते, अगर वो इतने हार्ड ना रहते तो शायद भारतीय कभी भी ये कोशिश नहीं करते। ठीक है, और फिर उन्हीं की सेना में भर्ती होने वाले जो भारतीय थे उनसे वो जो कारतूस थे, उन्हें कारतूस को जो है मुंह से उखाड़ना होता था, उसमें वो चर्बी वगैरह चीजें यूज कर रहे थे। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे जो है पानी सर के ऊपर से उतर गया और फिर भारतीयों को वो क्रांति करनी पड़ी थी। ठीक है, तो अब इन्होंने ये कोशिश की कि क्यों ना भारतीयों को हम अपने फेवर में लेके आए, ताकि उन्हें ये रहे कि हाँ, हमें भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिल रहा है। देखो, उन्होंने जिनको भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया था वो इन्हीं के ही लोग थे। ठीक है,
तो इन पे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला था नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्शन करने वाला इनके सामने आज भी कोई नहीं था। सिर्फ हाँ, एक दिखावे के लिए ये ज़रूर हो गया था कि हम भारतीयों को भी स्थान दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार वायसरॉय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता है। तो अभी तक सिर्फ ये भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में चुन रहे हैं। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को चुना। कौन कौन थे वो? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को विधान परिषद में मनोनीत किया और ये थे इन्हीं के ही लोग। अपोजिशन में कोई नहीं था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, ठीक है। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी नीति का कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल की गई। देखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था कि जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल हैं वो सीधे रिपोर्ट करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को। मतलब ये कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन जब ये क्रांतियां शुरू होने लगी, दंगे होने लगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो प्रांत है ये अपने आप को कम आंकने लगे कि उस प्रांत को ज़्यादा अहमियत दी गई है, हमें अहमियत नहीं दी गई है। इसलिए उन्होंने थोड़ी सी ढिलाई देनी स्टार्ट की और उन्होंने ये कहा कि जो मद्रास के गवर्नर जनरल है, बम्बई के गवर्नर जनरल है, अब उन्हें किसी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हद तक, ध्यान दीजिएगा, कुछ हद तक वो अपने हिसाब से अपने प्रांतों में अपने हिसाब से शासन कर सकते हैं। ये दी गई उन्हें 1861 के अधिनियम के तहत, ठीक है। आगे इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियमों और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। पोर्टफोलियो प्रणाली किसने बनाई थी? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाई गई थी पोर्टफोलियो प्रणाली। देखो, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम किसी भी एक मेंबर को किसी भी डिपार्टमेंट का चार्ज दे देते हैं, तो वो जो मेंबर होता है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं उन्हें ले सकता है। जैसे करंट टाइम पे अगर हम देखें तो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं काफ़ी हद तक राजनाथ सिंह ले सकते हैं। तो ये होता है पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। मतलब डिपार्टमेंट का एक हेड चुना जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। ये मैंने बताया कि वही पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब कि किसी भी मेंबर को एक डिपार्टमेंट का चार्ज दे देते हैं, उसका हेड बना देते हैं, तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो उस मेंबर के अंडर होते हैं, ठीक है। आगे इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। तो अध्यादेश का प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत आया। किस गवर्नर जनरल या फिर कह सकते हैं किस वायसराय के ऊपर अध्यादेश आया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। आगे देखते हैं 1892 के अधिनियम की विशेषताएं। फिर आया था 1892 का अधिनियम। देखो, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, वो पॉइंट ये है, इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। अब ऐसा होने लगा था कि जो बजट पेश किया जाने लगा उस बजट पे बहस कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। इससे पहले ऐसा होता था कि किसी भी भारतीय को या फिर किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1892 के अधिनियम के तहत बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार हो गया था। और अगर बात करूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे बजट कब से पेश किया जाने लगा था, तो वो हुआ था 1860 से। 1860 से बजट पेश किया जाना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद देखते हैं 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार पढ़ा होगा आपने। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था। लॉर्ड मॉर्ले क्या थे? लॉर्ड मॉर्ले तो वही थे भारत के राज्य सचिव, और मिंटो थे वायसराय। जो पहले लिखा होगा इसी तरीके से, मतलब सेकंड नाम तो वायसराय का होता है और फर्स्ट नेम होता है भारत के राज्य सचिव का, ठीक है। 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार में क्या क्या आया था? देखो, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। देखो, बाद में हुआ ये कि मार्ले मिंटो सुधार आया था, उसके अकॉर्डिंग जो केंद्रीय परिषद में है उन्होंने केंद्रीय परिषद में संख्या बढ़ा दी, 16 से 60 कर दी, ठीक है। इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा, और जिसमें जो भारतीय थे वो क्या थे? गैर निर्वाचित, मतलब बिना चुने हुए, मीन्स जो उनकी गुड बुक में थे उनको उन्होंने इसमें शामिल कर लिया, ठीक है। इसके आगे
आगे देखो, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसरॉय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया, मतलब उन्हें लॉ मेंबर बनाया गया। तो पहले लॉ मेंबर कौन भारतीय बने थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे। ठीक है, सो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, आप आंसर लगाएंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके बाद इसने आगे कहा है सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। देखो, लॉर्ड मिंटो को ही क्यों जाना जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में, लॉर्ड मॉर्ले को क्यों नहीं? क्योंकि मॉर्ले साहब तो इंग्लैंड में थे, ठीक है, वो तो भारत के राज्य सचिव थे, उनका तो कोई काम था नहीं। भारत में जो जिसके अंडर में भारत में जो सारे कानून थे, सारी व्यवस्थाएं थी, वो लागू की जा रही थी, वो थे आपके लॉर्ड मिंटो साहब। तो भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो को ही इसका क्रेडिट दिया जाएगा। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लागू कर दिया था कि इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मुस्लिमों को सिर्फ मुस्लिम वोट दे सकते थे, हिंदुओं को सिर्फ हिंदू वोट दे सकते थे। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम की जो जड़ थी, जो बीज थे, वो 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा ही बोए गए। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग बांट दिया। ठीक है, मुस्लिम व्यक्ति को एक मुस्लिम व्यक्ति ही वोट कर सकता था और हिंदू व्यक्ति को हिंदू व्यक्ति ही वोट कर सकता था। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी उठ रहा है, जैसे मान के चलो कोई भी चुनाव के लिए उठ रहा है, तो आज के टाइम पे क्या है, हम सभी मिलके वोट करते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। लेकिन 1909 में ये रिफॉर्म लेके आए कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति निर्वाचन के लिए खड़ा होता है तो उसको सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही वोट करेंगे, हिंदू व्यक्ति उसको वोट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। देखो, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। ठीक, क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। वही मैंने बताया था, चेम्सफोर्ड कौन है? चेम्सफोर्ड है इस टाइम पे वायसराय, जो इंडिया में रूल कर रहे हैं, और मॉन्टेग है उस टाइम पे जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, और भारत का वायसरॉय उन्हें मॉन्टेग को अपनी रिपोर्ट पेश करता है, और वो फिर ब्रिटेन की महारानी को पेश करते हैं, महारानी विक्टोरिया के समक्ष रखते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं देखते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। देखो, होने ऐसा लगा था कि जो राज्य हैं उनका अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं रह गया था, क्योंकि सब पे रूल कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो उन्हें जो राज्य रजवाड़े थे, उन्हें ये लगने लगा कि हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। जब 1857 की क्रांति हुई और ब्रिटिशर्स ने ये देखना स्टार्ट किया कि हमारी कमियां कहाँ हैं, तो उन्हें बहुत सारी कमियां मिली। तो उस एक कमी में से उन्होंने इस कमी को सुधारने की कोशिश की। जो राज्य रजवाड़े हैं, इनके चाहे अपने स्टेट में अपने अकॉर्डिंग रूल्स अपने अकॉर्डिंग रह सकते हैं, अपने हिसाब से रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट ऐसा था नहीं। ये दिखावे की चीज़ें थी, रूल तो कोई और ही कर रहा था, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। ठीक है, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया। एक तो हो गए हस्तांतरित विषय और एक हो गए आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय क्या होते हैं? हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था, और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, दूसरी ओर आरक्षित विषय वो थे जिन पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इसी को हमने क्या नाम दिया? इसको नाम दिया गया द्वैध शासन का, और ये काफी हद तक जो है असफल रही। इन्होंने ये किया कि जो प्रांत हैं, जो राज्य रजवाड़े हैं, उनको दो भागों में डिवाइड किया। एक तो क्या इन्होंने हस्तांतरित विषय, और एक हो गए आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में जो गवर्नर था वो उन लोगों की हेल्प लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हो, मीन्स जो विधान परिषद के मेंबर्स हों। और जो आरक्षित विषय थे उसमें गवर्नर उनकी हेल्प लेता था जो विधान परिषद के मेंबर्स नहीं हो। ठीक है, तो ये दोहरा शासन था, दोहरी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं, लेकिन ये असफल रही। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन हो गया।
दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया था। आप सिर्फ इतना याद रखो कि कौन से अधिनियम के तहत राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया था। तो ये बेसिकली जो आज के टाइम पे हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, ये ड्राफ्ट हमने अडॉप्ट किया है भारत शासन अधिनियम 1919 से। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, आपसे वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन से अधिनियम के तहत राज्यसभा और लोकसभा का प्रावधान लिया गया है। उसमें आपको वो ऑप्शंस देगा, तो आप उसमें से सिलेक्ट करोगे भारत शासन अधिनियम 1919। इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलना, तो ये आपको याद हो जाएंगी। एक बार में किसी को याद नहीं होता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिपीट कर रही हूँ, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत राज्यसभा और लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया। इस बात को आप 2-3 बार मेरे साथ बोलो, और फिर 2-3 बार आप जब रिवाइज करोगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, आगे इसने कहा, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। ये देखो कितनी कोशिशें की हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को तोड़ने की, हमारे देश को तोड़ने की। सबसे पहले इन्होंने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत हिंदू और मुस्लिम को बांट दिया। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 को लेके आए, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, जो भारतीय ईसाई हैं उनके लिए अलग निर्वाचन, सिखों के लिए अलग निर्वाचन, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन, यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन। तो ये इनकी कोशिशें ही थी कि भारत जो है एक जगह ना हो पाए, क्योंकि अगर एक जगह हो गए तो 1857 की क्रांति का जो रूप है वो दोबारा से उभर सकता था। जो ट्रेजेडी, जो क्रांति 1857 में हुई, वो क्रांति कभी दोबारा ना दोहराई जाए। इसी बात को लेके इन्होंने ये फूट डालने की नीति को अपनाए रखा, और भारतीयों ने भी इस बात पे गौर नहीं दिया। हालांकि वो जानते थे कि अंग्रेज कभी किसी के सगे नहीं हुए हैं, वो किसी के अपने नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो सत्ता की भूख होती है ना, ये इंसान की बुद्धि को खत्म कर देती है। यहाँ भी वही हो रहा था। भारतीयों ने अपने भाईचारे को खो दिया, और उसका सीधा सीधा प्रभाव आप देख ही रहे हैं कि अंग्रेजों ने कितने जुल्म किए, कितने अत्याचार किए। अगर हिंदू मुस्लिम जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करके 1857 में, पता है आपको 1857 की क्रांति फेल क्यों रही? क्योंकि एकता नहीं थी। अगर एकता होती तो इन अंग्रेजों को उसी टाइम पे भाग जाना था, लेकिन सबको सिर्फ ये था कि हमारा तो काम ठीक चल रहा है, हमें क्या ज़रूरत है। आज के टाइम पे भी आप देख लो, अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट में सिर्फ वही लोग शामिल होते हैं जो उस प्रोटेस्ट से संबंधित हैं, जिसका उस प्रोटेस्ट से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन होगा, वरना कोई उसमें जो शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि हमारा काम तो चल रहा है, हमें क्या ज़रूरत है, यह कौन सा हमारे काम की बात है। यही बात उसी भी टाइम पे हो रही थी, तो ये सब देखने को मिला। आगे चलते हैं, इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेंटर में क्या होती है, देखो एक तो होती है हमारी राज्य लोक सेवा और एक होती है हमारी केंद्रीय लोक सेवा। राज्य लोक सेवा में आपके आते हैं जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है, और केंद्र में कौन सी होती है? केंद्र में सिर्फ एक ही संस्था है, वो है आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। वही यही चीज़ है कि 1926 में पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वो आज के टाइम पे आपकी यूपीएससी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। एक ऐसा वैधानिक आयोग बनाया जो टाइम पे, मतलब टाइम कितना, 10 साल में, हर 10 साल के अंतराल पे ये जांच करेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से रूल कर रही है, किस हद तक ये लोग सफल हो पा रहे हैं भारत में। ठीक है, तो उसी की कड़ी में फिर आगे आपका आएगा अब साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को देखो 1929 में भारत में आना था, लेकिन वो 2 साल पहले ही आ गया। तो अगर भारत शासन अधिनियम 1919 से ठीक 10 साल बाद देखें तो साइमन कमीशन को भारत में आना था नवंबर 1929 में, लेकिन ये 2 साल पहले ही भारत में आ गया, क्योंकि दंगे इतने ज़्यादा हो रहे थे, मारकाट इतनी ज़्यादा हो रही थी, खून खराबा हो रहा था, तो इसको जो है 2 साल पहले बुला लिया गया। इसने ये देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत में किस तरीके से रूल कर रही है, क्या क्या इन्होंने सुधार किए हैं और क्या क्या इन्होंने यहाँ पे जो है लागू करने की कोशिश की है। देखो साइमन आयोग 1927 में आ गया, इसके चेयरमैन थे जॉन साइमन। ठीक है, इसका बहुत जोरदार तरीके से विरोध हुआ। क्यों हुआ विरोध? क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर्स थे,
सब के सब ब्रिटिशर्स थे, भारतीय कोई भी नहीं था, तो इसलिए विवादों का विषय रहा जब आया उसी टाइम पे। देखते हैं इसमें क्या हुआ। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 दिवसीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। यहाँ तक कि जितने भी जो लीग बन रही थी, जितने भी जो गठन बन रहे थे, कांग्रेस बन रही थी, मुस्लिम लीग बन रही थी, इन सब ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय था ही नहीं। ठीक है, आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की, व्यवस्था जारी रखने आदि की सिफारिश की। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। आगे देखो, तीनों गोलमेज सम्मेलन इसी में हुए थे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे और कौन से में नहीं हुए थे। आप कॉमेंट करके मुझे बताओ, और आपको बताना ही है, इससे मुझे ये पता चलेगा कि किसने वीडियो को ध्यान से देखा है और किसने नहीं देखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि जितनी भी इसमें गोलमेज सम्मेलन में जितनी भी बातें हुई, जो भी प्रस्ताव पेश किए गए, उन सब को एक संयुक्त रूप से जो है एक श्वेत पत्र के रूप में तैयार किया गया। उसको नाम दे दिया गया संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र। ठीक है, जिसे ब्रिटिश संसद में रखा गया कि इसमें जो भी कुछ संशोधन हो सकता है वो आप पेश कीजिए। इसमें जो कुछ भी मॉडिफिकेशन होगा वो आपको देखने को मिलेगा भारत परिषद अधिनियम 1935 में। उसको हम अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। उससे पहले हम एक देखते हैं सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में। देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड क्या था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित किया गया। अब देखिए, पहली बार ये था जब दलितों के लिए भी कुछ अच्छा होने की कोशिश हुई। हालांकि ये अच्छा कुछ नहीं कर रहे थे, इसमें सारा फायदा देख रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना, दंगे ना भड़के, लोग शांत हो जाएं, इसलिए वो छोटे छोटी घोषणाएं कर रही थी। ये सब इनका प्रोपेगेंडा था, कुछ नहीं था। तो अब देखिए, दलित क्या थे जो हमेशा से दबाए गए। पहली बार अलग से निर्वाचन व्यवस्था, यही रीज़न था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार हो गए। ये बात उन्हें भी क्लियरली पता था कि अंग्रेज अपने नहीं हैं, लेकिन जो सत्ता चल रही थी, जो पॉलिटिक्स चल रही थी इंडिया में उस टाइम पे, कांग्रेस अपना सत्ता के चक्कर में घूम रही थी, इधर मुस्लिम लीग अपने काम पे लगी हुई थी, तो दलितों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो बेसिकली भीमराव अंबेडकर जी का उद्देश्य यही था कि कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। जब इस बात को महात्मा गांधी जी ने देखा कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की बात हो रही है, देश जो है टूट चुका है बिल्कुल, तो उन्होंने फिर महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसका नाम दिया गया पूना पैक्ट। आपने पढ़ा होगा पूना समझौते के बारे में। ठीक है, ये हिस्ट्री की बात है, मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूंगी, सिर्फ यही था पूना पैक्ट। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी जी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए भी स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। तो इसमें जो बेसिकली पूना पैक्ट हुआ था, ये महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ हुआ था, इसी बात को लेके कि ठीक है, हम इन्हें दलितों के लिए स्थान देंगे, अलग से इनके लिए स्थान को रिजर्व कर देंगे। तो फिर ये जो है दोनों आपस में आके मिल गए थे। ठीक, भीमराव अंबेडकर साहब जी का उद्देश्य भी पूर्ण हो चुका था, क्योंकि वो यही चाहते थे। उनकी ये बात देखे ठीक थी। अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रही थी, जो पार्टीज थी जिनके पास पैसा था उन्हें इतनी दिक्कत नहीं झेलने को मिल रही थी, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं था उनके लिए तो सांस लेना मुश्किल था उस टाइम पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 तक के जितने भी एक्ट्स आए हैं, अब तक के जितने भी अधिनियम आए हैं, उन सब में सबसे लंबा, सबसे बड़ा अधिनियम अगर कोई था तो वो था आपका भारत शासन अधिनियम 1935। और जो हमारा फिलहाल टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे फिलहाल टाइम पे संविधान बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें अडोप्ट की हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से।
ठीक है। तो एक बहुत लंबा, एक बहुत विस्तृत दस्तावेज था। इसमें आप देख सकते हो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। फिलहाल के टाइम पे भी 12 अनुसूचियां हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या था। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूची डिसाइड की। आज के टाइम पे भी हमारे संविधान में 3 सूचियां विभाजित की गई हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो होती है जिसमें संघ मतलब कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची वो होती है जिस पे राज्य सरकार अपने कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आपसी सहमति से कानून बनाए, वो आपके समवर्ती सूची के विषय आते हैं। अगर उस टाइम की बात करें तो संघीय सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। मतलब कि धर्म विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष, ठीक है, इन सब तरीकों पे अलग अलग इन्होंने आरक्षण देने की व्यवस्था को लागू किया। ये देश को तोड़ना ही तो चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने अब क्या किया, यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से, मजदूरों के लिए अलग से, ठीक है, कि महिलाओं के लिए महिलाएं वोट कर सकती है, मजदूरों के लिए मजदूर वोट करेंगे, दलितों के लिए दलित वोट करेंगे, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम वोट करेंगे। मतलब मुस्लिमों को छोड़ के जो हिंदू बचे थे ना, हिंदू में भी इन्होंने दलित, महिला, उनमें भी विभक्त कर दिया। आप देख रहे हो कितनी तकड़ी पॉलिटिक्स खेल रहे थे ये। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। आगे देखते हैं, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल गया। पहली बार मत देने का अधिकार मिला भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। लेकिन कितने परसेंट लोग सिर्फ मतदान कर सकते थे? ओनली 10%। ओनली 10% लोग मतदान कर सकते थे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आपने पढ़ा होगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट की गई 1 अप्रैल 1935 को। तो वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ठीक है। आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुई है। आगे देखते हैं, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। देखो, हमने भारत शासन अधिनियम 1919 में ये पढ़ा था कि एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। पढ़ा है आपने, रिलेट करते हुए चलो चीज़ों को। सबसे पहले केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। लेकिन खाली केंद्र से काम नहीं चला, राज्यों को चलाने के लिए भी जो सिविल सर्वेंट प्रावधान किया गया कि अगर 2 राज्य चाहें, 2 राज्य आपस में मिलकर अपना कोई एक कमीशन बना सकते हैं, जिसके हिसाब से वो अपने सिविल सेवकों की भर्ती करा सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इतनी देर से चिल्ला रही हूँ तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। जब अंग्रेजों की नाक में दम आ गया, जब ब्रिटिशर्स की नाक में दम आ गया, तो फाइनली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 30 जून 1947 तक हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। मुस्लिम लीग के कान खड़े हो गए ये सुनते ही कि 30 जून 1947 तक ब्रिटिश सत्ता यहाँ से चली जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, जब ये जा ही रहे हैं तो हमने लिए एक अलग क्षेत्र डिक्लेयर करा ले, क्योंकि अंग्रेजों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुस्लिम लीग ने दंगे स्टार्ट कर दिए, बहुत ज़्यादा मारकाट चली, मारपीट चली, आपस में ही लोग पीट रहे थे, सड़कों पर खून खराबा, जिधर देखो उधर हाहाकार ही मची हुई थी उस टाइम पे। इस सब को करने के पीछे मुस्लिम लीग का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि उनके लिए पाकिस्तान बन जाए ताकि वो अपने हिस्से पाकिस्तान में रह सकें, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया है संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जिसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये देखो, यहाँ भी पॉलिटिक्स। अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि जिसको देखो इस संविधान को मानना है वो मानो, जिसको नहीं मानना वो मत मानो, जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो स्वतंत्र रहो। मतलब एकता ना रहे अब भी,
उसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा कश्मीर, ठीक है। आप देख सकते, और कुछ हिस्सा आप हैदराबाद में देख सकते हो। हैदराबाद के निज़ाम ने भी मना कर दी थी कि देखो हमें तो जुटना नहीं है, हमें तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। पाकिस्तान में वो जा नहीं सकते थे क्योंकि हैदराबाद फंस रहा था इंडिया के बीच में, पाकिस्तान से दूरी बहुत थी हैदराबाद की, तो इसलिए वो ये तो बोल नहीं सकते थे कि हमें तो पाकिस्तान में जाना है, ठीक है। लेकिन तो उन्होंने ये कहा कि हमें तो देखो स्वतंत्र रहना है। उसके बाद में आप पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है पुलिस कार्यवाही के आधार पर कुछ जो ये रियासतें थी इनको मिलाया था। वो आगे की बात है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। तो फाइनली 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना पेश कर दी गई। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि माउंटबेटन योजना कब पेश की गई, तो आप आंसर लगाएंगे 3 जून 1947 को, जिसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुस्लिमों के लिए एक अलग क्षेत्र और हिंदुओं के लिए अलग क्षेत्र बनेगा। जिसको पाकिस्तान में रहना है, मुस्लिम क्षेत्र में रहना है, वो पाकिस्तान में जा सकता है, और जिसको भारत में रहना है वो भारत में रह सकता है, ठीक है। कांग्रेस के सामने मानने की मजबूरी ये थी क्योंकि सड़कों पे जो है इतने दंगे हो रहे थे, इतनी मार पिटाई हो रही थी, इतना खून खराबा हो रहा था, तो उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता था। उन्होंने फाइनली लास्ट में यही सोचा कि कम से कम ये मारपीट तो रुकेगी, ये आपस में जो हम लोग आपस में ही पीट रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ये खून खराबा तो रुकेगा। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी ये मानना पड़ा, ये इसलिए कांग्रेस को भी इस पर सहमति देनी पड़ी। और फिर हमारा देश 2 भागों में टूट गया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, ठीक है। आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं क्या क्या रहीं। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। तो फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, और इस टाइम पे आके क्राउन का शासन खत्म हो गया, ताज का शासन खत्म हो गया। जो मैंने आपको कल बता के चली थी, ताज का शासन आपका स्टार्ट हुआ था 1858 से 1947 में भी 15 अगस्त 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद होता है ताज का शासन रहा। तो आज फाइनली 15 अगस्त 1947 को ताज का शासन खत्म हो गया और सत्ता भारतीयों के हाथों में आ गई। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी, ठीक है। तो देश 2 भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। आगे देखते हैं, इसने वायसरॉय पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही नहीं रही तो फिर उनके वायसराय होने का क्या मतलब रहा। तो इस वायसराय के पद को भी खत्म कर दिया गया और एक बना सिर्फ गवर्नर जनरल के पद, तो इस पद को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसने दोनों डोमिनियन राज्य संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति दी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। जब अब ब्रिटिशर्स के हाथों में कुछ था ही नहीं, तो हम उनके पहले से चलाए हुए आ रहे कानूनों को मानते भी क्यों, क्योंकि इतना अच्छा तो उन कानूनों में, उन नियमों में कुछ था नहीं कि हम उनको अडॉप्ट करने की सोचें। तो वो भले बन रहे थे कि हम आपके हाथों में इतनी सत्ता दे रहे हैं, आपको इतना सब कुछ सौंप के जा रहे हैं कि आप चाहो तो जो कुछ हमने पहले से ही लागू कर रखा है आप उसको भी खत्म कर सकते हो, ठीक है। ये बिना वजह की बकवास थी और कुछ नहीं था। आगे देखते हैं, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। मतलब कि दोनों डोमिनियन मतलब पाकिस्तान और भारत को अपना अपना संविधान, अपने अपने कानून बनाने की पूरी परमिशन थी, ठीक है। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की भी समाप्ति कर दी। तो 15 अगस्त 1947 से जब ब्रिटिशर्स जा ही रहे थे तो फिर ये तो फालतू की बातें हैं, ठीक है। चलो आगे, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। वही बात थी कि जिसको मिलना है वो आके मिल जाओ, जिसको अलग जाना है वो अलग जाओ, ठीक है। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत भारत का सम्राट शब्द वो समाप्त कर दिया गया। तो इसमें आप आंसर लगाएंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, ठीक है।
14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन पूछ सकता है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को जो है फिर सत्ता सौंप दी। प्रधानमंत्री कौन बन गए फिर पहले? जवाहरलाल नेहरू। तो 1946 में बनी जो संविधान सभा थी उसको संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया और फाइनली हमारे देश के संविधान के निर्माण बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम कल पढ़ेंगे, किस तरीके से संविधान बना, तो ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आज तो ये 2 वीडियोस थी जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कंपनी का शासन जो आपका चला था 1773 से 1858 तक, और उसके बाद हमने पढ़ा क्राउन का शासन, ताज का शासन जो चला 1858 से 1947 तक। देश को आज़ादी मिल चुकी है, अब काम होगा संविधान बनाने के ऊपर। तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ऐसे ही नहीं देखना है, जो मैंने आपको तरीका बताया है उसी हिसाब से वीडियो को देखो। तो चलो करते रहो अपनी पढ़ाई। बाय।